नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में से आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है: आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। पिछली क्लासों में हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज की क्लास में हम आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक अफवाह तंत्र से हमारा तात्पर्य है कि वे नदियाँ जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता तथा अपने ही मार्ग में विलुप्त हो जाता है, वह क्षेत्र आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। या इस प्रकार की जो नदियां हैं वो आंतरिक अफवाह या प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। राजस्थान के संपूर्ण अफवाह तंत्र का लगभग 60% भाग आंतरिक अफवाह तंत्र वाला है। आंतरिक अफवाह तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो घग्गर, कांकनी, कांतली, रूपनगढ़, मेधा, रूपारेल, साबी आदि है। इस मानचित्र में जो दिखाई गई हैं ये सभी जो नदियां हैं ये आंतरिक अफवाह या आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। इनमें से यदि हम सबसे पहले बात करेंगे घग्गर नदी की, जो घग्गर नदी है ये आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र की जितनी भी नदियां राजस्थान में प्रवाहित होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो नदी है वो घग्गर नदी है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे सरस्वती, दृश्यवती, मृत नदी, नट नदी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। घग्गर नदी का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। अब यदि हम बात करें कि इस नदी का उद्गम जो है वो कहाँ होता है, ये हिमाचल प्रदेश के जो कालका नामक स्थान है उसके पास शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह इस नदी का उद्गम होता है। इसके पश्चात ये दक्षिण पश्चिम की ओर पंजाब व हरियाणा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बा जो स्थान है वहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह नदी जो है भटनेर दुर्ग के पास ये अपने मार्ग में विलुप्त हो जाती है। जब कभी वर्षा अधिक होती है तो उसमें जल अधिक आ जाता है तो ये गंगानगर जिले में भी प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इस नदी को जो हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले के लिए घग्गर नदी का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इस क्षेत्र में जो है इस नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है वो है कांतली नदी। कांतली जो नदी है इसका बहाव क्षेत्र सीकर व झुंझुनू है। सीकर इस नदी का उद्गम जो है सीकर जिले की जो खंडेला पहाड़ियां हैं वहां पर इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। इस नदी का भी जो है ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस नदी के किनारे पर गणेश्वर जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। सीकर जिले में इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे टोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है वो झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट जो आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदी है कांकनी नदी या कांकनी नदी, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है जैसलमेर जिला। इसकी जो कुल लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। ये आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। इस नदी का उद्गम जैसलमेर जिले की कोटड़ी गांव में होता है। यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जो भुज झील है उसमें विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार जो संपूर्ण आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनमें सबसे छोटी जो नदी है वो कांकनी नदी है। नेक्स्ट जो नदी है वो हम पढ़ेंगे साबी नदी। साबी नदी भी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। इसका जो उद्गम है ये जो जयपुर जिला है, जयपुर जिले की जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। इसके पश्चात ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए अलवर जिले में प्रवेश करती है और अलवर जिले की ये सबसे बड़ी नदी है। अलवर जिले में प्रवाहित होते हुए
ये हरियाणा राज्य में प्रवेश करते हुए और गुड़गांव के समीप नजफगढ़ में ये नदी समाप्त हो जाती है। ये जो नदी है, जब कभी वर्षा अधिक होती है तो इस नदी क्षेत्र के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मानव अधिवासों का इस नदी के बहाव क्षेत्र में अधिक निर्माण हुआ है, इसलिए ये अपने विनाश के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो नदी है वो है रूपारेल नदी। ये अलवर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये अलवर जिले के थानागाजी तहसील है वहाँ से निकलती है। उसके पश्चात ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भरतपुर में समाप्त हो जाती है। और रूपारेल नदी को भरतपुर जिले की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नदी है मेथा या मेंढा नदी। ये नदी जो है इसका उद्गम यहाँ पे जयपुर जिले के मनोहर थाना नामक स्थान से होता है और यहाँ से ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए जो सांबर लेक है उसके उत्तरी छोर पर विलीन हो जाती है। और इस नेक्स्ट जो नदी है जो हम पढ़ेंगे वो है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अजमेर जिले का सलेमाबाद। अजमेर जिले की सलेमाबाद से उद्गम होने के पश्चात ये नदी उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सांबर नदी के दक्षिणी छोर पर विलीन हो जाती है। इस तरीके से ये आंतरिक अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं वो घग्गर, कांकने, कांतली, रूपनगढ़, मेंधा, सांबी और रूपारेल है। इन नदियों का जो स्थानीय महत्व है इस लिस्ट में मैंने इनके उद्गम स्थान और जो विलीन स्थान है उनको मेंशन किया है। बाकी मानचित्र में हमने इनको विस्तृत रूप से पढ़ा है। इस तरीके से संपूर्ण जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसको हमने 3 भागों में विभक्त करके पढ़ा है। आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क होने के कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो मौसमी हैं, अर्थात वर्ष के एक निश्चित समय में जो है ये नदियाँ प्रवाहित होती है, बाकी समय में इनका जो बहाव क्षेत्र है वो शुष्क रहता है। अब राजस्थान की शुष्क जलवायु होने के कारण और बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय होने के कारण जो राजस्थान की इन मौसमी नदियों पर विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। उसके अंतर्गत इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं और वर्षा काल में इन नदियों के जल को इकट्ठा किया जाता है और जो शुष्क काल होता है उसमें जो सिंचाई व पेयजल के लिए इन नदियों के जल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा का प्रारूप है वो परिवर्तित हो रहा है। पहले पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती थी और वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा हो रही है। तो जो नदियां थी इन नदियों का जो बहाव क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसमें अधिवासों का निर्माण हो गया है। जब कभी ज़्यादा बारिश होती है उस नदियों के बहाव क्षेत्र में जब पानी अधिक आ जाता है तो फ्लड की स्थिति जो बन जाती है और एक आजकल मोस्ट पॉपुलर वर्ड है अर्बन फ्लड। तो ये इसका रीज़न यही है कि अधिकांश जो नदियां हैं इन नदियों के बहाव क्षेत्र पर अधिवासों का जो निर्माण हो गया है और जब कभी ज़्यादा बारिश आती है तो पानी तो अपने निश्चित प्रवाह मार्ग में ही प्रवाहित होगा, तो उस क्षेत्र में आने वाले जो अधिवास है वहाँ पर बाढ़ की हालात उत्पन्न हो जाते हैं। धन्यवाद।